नमस्कार। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो आधुनिक इतिहास की सबसे असरदार और शायद सबसे विवादित शख्सियतों में से एक है। तो आज हम जानेंगे कि वो मोहनदास से महात्मा आखिर बने कैसे, उनके शुरुआती सालों ने उन्हें किस तरह गढ़ा। देखिए, महात्मा गांधी की विरासत को लेकर ना दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ वो राष्ट्रपिता हैं, एक ऐसे नैतिक क्रांतिकारी जिन्होंने बिना हिंसा के एक पूरे साम्राज्य को झुका दिया, और वहीं दूसरी तरफ वो एक जटिल और विवादास्पद नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। तो हम उन्हें किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इन आसान से लेबलों से आगे बढ़कर देखेंगे और इस जटिल शख्सियत को उनके पूरे संदर्भ में, उनकी बारीकियों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है मोहनदास से, एक शर्मीला लड़का जो आगे चलकर बैरिस्टर बना, और इसी दौर में उनके उस असाधारण बदलाव की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। स्कूल में वो काफी शर्मीले और पढ़ाई में एक औसत छात्र थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 1888 आते आते वो बैरिस्टर बनने का सपना लेकर लंदन के लिए निकल पड़े। लेकिन लंदन में सिर्फ कानून की किताबें ही नहीं थीं। ये उनके लिए एक तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति का समय था। उन्होंने भगवद गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी और लियो टॉल्स्टॉय जैसे महान विचारकों को भी पढ़ा। और यहीं पर सत्य और अहिंसा के जो बीज थे वो उनके मन में बहुत गहरे उतरने लगे। लंदन में जो विचार पनप रहे थे, उनकी असली परीक्षा तो अभी होनी थी। गांधी के जीवन का जो सबसे अहम मोड़ था वो आया दक्षिण अफ्रीका में। ये वो भट्टी थी जिसमें तपकर एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। साल था 1893। गांधी एक कानूनी काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक नौजवान वकील एक नए देश में अपनी किस्मत आजमाने आया है। लेकिन एक रात एक ट्रेन का सफर उनका और दुनिया के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे जब उन्हें सिर्फ गोरों के लिए बने डिब्बे को छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने मना कर दिया और नतीजा, उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उस एक पल ने उनके अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये अपमान उन्हें तोड़ भी सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इसने एक नए दर्शन को जन्म दिया। उस रात स्टेशन पर सिर्फ एक इंसान को ट्रेन से नहीं फेंका गया था, बल्कि एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था। और इसी सोच से जन्म हुआ सत्याग्रह का। ये सिर्फ कोई विरोध या प्रोटेस्ट नहीं था, नहीं, ये सत्य और नैतिक बल पर टिका हुआ बिना हिंसा के प्रतिरोध करने का एक पूरा दर्शन था। और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, गांधी ने इसे फौरन एक्शन में बदल दिया। उन्होंने वहां भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ भारतीय समुदाय को इकट्ठा करना शुरू किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अपने अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों को असल दुनिया में आजमाया और उसे और बेहतर बनाया। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। गांधी भारतीयों के अधिकारों के लिए तो लड़ रहे थे, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्रतिरोध आखिर था किसके लिए? क्या ये सबके लिए था? उनके शुरुआती लेखों को अगर देखें तो उनमें अश्वेत अफ्रीकियों के बारे में उस समय की औपनिवेशिक और नस्लीय भेदभाव वाली सोच झलकती है। हाँ, ये भी सच है कि बाद के सालों में उनके विचारों में काफी बदलाव आया, लेकिन उनकी विरासत का ये हिस्सा आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल गांधी ने अपनी जिंदगी के 21 साल दक्षिण अमेरिका में गुजारे। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं था, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और इसी वक्त ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। तो जब वो आखिरकार भारत वापस लौटे तो वो सिर्फ एक वकील बनकर नहीं लौटे थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिसे जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित करने का तजुर्बा था। एक ऐसे नेता थे जिसने एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक हथियार बना लिया था। वो एक परखे हुए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी रणनीति तैयार थी, दक्षिण अफ्रीका की भट्टी में वो तप चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। ये रणनीति दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश राज के खिलाफ कैसे काम करेगी? खैर, ये सवाल ही उनके अगले अध्याय की पूरी कहानी तय करने वाला था। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की और भारत की आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई की।
पर रुकिए, हम उन्हें सिर्फ एक संत की तरह नहीं देखने वाले ना, हम उस चतुर राजनीतिक रणनीतिकार को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी मायने रखता है। सब जानते हैं कि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन क्या उनकी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाइयां असल में उनके अपने ही लोगों के खिलाफ थी? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1915 से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कई साल बिताने के बाद भारत वापस लौटे थे। अब सब सोच रहे थे कि वो सीधे राष्ट्रीय राजनीति में कूद पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पहले पूरे देश का दौरा किया। वो भारत के गांवों में गए, असली लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और समझा। और उनके ये जो शुरुआती अभियान थे ना, जैसे चंपारण और खेड़ा में किसानों के हक के लिए, वो एक तरह से उनकी प्रयोगशाला थे। यहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों को आजमाया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने उन लोगों को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया जिनकी आवाज इससे पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। अचानक से किसान और महिलाएं, वो लोग जो अब तक हाशिए पर थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा बन गए। गांधी ने, आप कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के एक डिबेटिंग क्लब से निकालकर एक असली जन आंदोलन में बदल दिया था। तो इन स्थानीय जीतों से एक नींव तैयार हो गई थी। अब गांधी जी ने कुछ बहुत बड़ा करने का फैसला किया। अब समय था उनके पहले अखिल भारतीय अभियान का, असहयोग आंदोलन। इसका आइडिया आप सोचे कितना सरल पर कितना शक्तिशाली था। बस इतना कि अगर हम भारतीय ही अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो उनका राज चलेगा कैसे, वो तो ढह जाएगा। और हुआ भी यही। लाखों लाखों लोगों ने इस आवाज पर स्कूल, कॉलेज, नौकरियां और ब्रिटिश सामान सब कुछ छोड़ दिया। तो जरा सोचिए उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा। लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे और उसकी जगह खादी पहन रहे थे, वही हाथ से काता और बुना हुआ कपड़ा। और चरखा, वो चरखा सिर्फ एक औजार नहीं रह गया था, वो आत्मनिर्भरता का, अंग्रेजों की आर्थिक गुलामी से आजादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। आंदोलन अपनी पूरी रफ्तार में था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसे कोई नहीं रोक सकता, एक तूफान की तरह। लेकिन फिर एक हिंसक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि चौरी चौरा नाम के एक गांव में एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी इस हिंसा से बिल्कुल दहल गए। उनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि नैतिक अनुशासन के बिना मिली आजादी तो बस अराजकता है। लेकिन दूसरी तरफ थे आलोचक। उनका कहना था कि गांधी ने ठीक उस वक्त आंदोलन की कमर तोड़ दी जब वो अपने चरम पर था और इससे आजादी मिलने में और देर हो गई। अब असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कई साल बाद गांधी जी ने एक बार फिर वापसी की, और इस बार उनकी रणनीति और भी ज्यादा साहसी और भी ज्यादा नाटकीय थी। ये एक ऐसा कदम था जिसे पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ही बनाया गया था, और वो था नमक मार्च। 240 मील, जरा अंदाजा लगाइए, इतनी लंबी दूरी तक पैदल चलना, वो भी समुंदर तक। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये धीरज, हिम्मत और लगन का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे पूरी दुनिया रोज देख रही थी। और फिर आया इसका क्लाइमैक्स। गांधी जी समंदर किनारे पहुंचते हैं, नीचे झुकते हैं और बस एक मुट्ठी नमक उठा लेते हैं। एक छोटा सा काम, लेकिन ये अंग्रेजों के बनाए नमक कानून पर सीधा हमला था। और बस इसी एक काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की ऐसी लहर पैदा कर दी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक बिल्कुल साधारण अहिंसक काम भी एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकता है। तो एक तरफ तो गांधी जी लाखों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय आंदोलन के अंदर ही कुछ गहरी दरारें भी दिखने लगी थीं। अब लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं थी, लड़ाई अंदर भी थी, इस बात पर कि आज़ाद भारत आखिर दिखेगा कैसा। और ये सारी बहस आकर एक बुनियादी सवाल पर टिक गई। सवाल ये था कि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। क्या अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ना ज्यादा जरूरी है, या फिर अपने ही समाज के अंदर जो अन्याय हो रहा है, जैसे कि दलितों के साथ जो हो रहा था, उसे ठीक करना ज्यादा जरूरी है।
और ये टकराव सबसे खुलकर सामने आया गांधी और दलित नेता B.R. अम्बेडकर के बीच। अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। उनका तर्क था कि राजनीतिक शक्ति हासिल करने का यही एकमात्र पक्का तरीका है, लेकिन गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, और इसे रोकने के लिए वो आमरण अनशन पर बैठ गया। इसका नतीजा निकला पूना पैक्ट, एक समझौता जिसमें दलितों के लिए सीटें तो आरक्षित की गई, लेकिन अलग निर्वाचन का आइडिया खारिज कर दिया गया। ये एक ऐसी बहस है जिसकी गूंज आज भी भारत में सुनाई देती है। एक और बहुत बड़ा मतभेद था हिंसा के इस्तेमाल को लेकर। भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे वो मानते थे कि जरूरत पड़ने पर आज़ादी के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत था जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं। जब भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई तो गांधी ने उनकी सजा माफ करने की अपील तो की, लेकिन इसे एक शर्त नहीं बनाया। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं। और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। और इसी के साथ भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी अपने आखिरी और सबसे विस्फोटक दौर में पहुंच गया। साल था 1942 और अब सब्र के सारे बांध टूट चुके थे। गांधी ने अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी, अंग्रेजों के लिए एक सीधी और आखिरी चेतावनी। अंग्रेजों ने भी इसका जवाब बहुत तेजी और क्रूरता से दिया। गांधी समेत कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को जेल में डाल दिया गया और आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इस आंदोलन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना नामुमकिन है। उनकी इच्छा शक्ति और ताकत दोनों खत्म हो चुकी थी। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी की अहिंसा ने एक साम्राज्य को हरा दिया और भारत को आज़ादी मिली, लेकिन एक एकजुट शांतिपूर्ण भारत का जो उनका सपना था, क्या वो पूरा हुआ? देश का वो खूनी बंटवारा, उसे देखते हुए क्या कहा जा सकता है? ये एक बहुत ही जटिल विरासत है, एक ऐसा सवाल जिससे भारत आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। महात्मा गांधी, एक नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या हम सच में उन्हें जानते हैं? चलिए आज उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे मुश्किल दौर को समझते हैं, उनकी उस आम छवि से जरा परे हटकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गांधी जी अपने समय में और आज भी दुनिया के लिए कितने बड़े प्रतीक बन चुके थे। सोचिए, 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े नेता जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, दोनों ने अपनी लड़ाई के लिए प्रेरणा गांधी जी से ली। उनके अहिंसा के फलसफे ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। तो उनका ये जो तरीका था ना अहिंसा का, वो सिर्फ एक विचार नहीं रह गया, ये अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी, एक पूरी रणनीति बन गया। दुनिया भर में लोगों को लगा कि हाँ, बिना हथियार उठाए भी हक की लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन जहां एक तरफ उनकी ये वैश्विक विरासत बन रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके अपने जीवन के आखिरी साल बहुत ही दर्दनाक हकीकत से भरे थे। चलिए उसी दौर में चलते हैं। साल था 1947। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे के साथ जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। भयानक सांप्रदायिक हिंसा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। और ये जो स्लाइड है ना, ये उस वक्त की कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। देखिए, एक तरफ राजनीतिक नेता आज़ादी का जश्न मना रहे थे, दिल्ली में तिरंगा फहरा रहा था, और दूसरी तरफ गांधी जी, वो इस खून खराबे से टूट चुके थे और शांति के लिए उपवास कर रहे थे। कितना बड़ा फर्क है ना? अब ऐसे मुश्किल वक्त में भी गांधी जी को लेकर लोगों की राय एकदम बटी हुई थी। एक तरफ कुछ लोग थे जो उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए गांधी जी ही नफरत के खिलाफ इकलौती नैतिक आवाज थे। तो एक बात साफ है, ये जो मुश्किलें और विवाद थे, ये सिर्फ उनके आखिरी दिनों में पैदा नहीं हुए, ये तो उनके पूरे जीवन का हिस्सा थे। उनकी विरासत को समझने में कुछ चीजें और भी हैं जो मामले को थोड़ा पेचीदा बनाती हैं, जैसे ब्रह्मचर्य को लेकर उनके जो प्रयोग थे, या फिर उनका आर्थिक मॉडल जो बड़े बड़े उद्योगों के खिलाफ था, और हाँ, साउथ अफ्रीका में उनके शुरुआती दिनों की कुछ नस्लीय टिप्पणियां भी। इन सब पर आज भी बहुत बहस होती है।
बात यहां तक थी कि उनके कुछ सबसे करीबी साथी भी उनके इन निजी प्रयोगों से कह सकते हैं असहज हो जाते थे। इससे अंदाजा लगता है कि उनके रास्ते कितने अलग और कई बार चुनौतीपूर्ण थे। और इन तमाम विवादों और संघर्षों के बीच हम उनकी कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचते हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1948। उन्हें गोली मारी नाथूराम गोडसे ने। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी था और उसका मानना था कि गांधी जी की नीतियां मुसलमानों का पक्ष ले रही हैं। मतलब उनकी मौत का सीधा ताल्लुक उसी राजनीतिक उथल-पुथल से था जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं, गोली लगने के बाद उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। और इस खबर के साथ ही मानो पूरा भारत थम गया। एक गहरा सन्नाटा छा गया। तो गांधी जी के जीवन, उनके दर्द और उन पर उठे विवादों, इन सब को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस महान हस्ती को हम समझें कैसे। देखिए, अहिंसक प्रतिरोध की जो उनकी विरासत है वो तो आज भी कायम है, पूरी दुनिया उसे मानती है। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये विरासत उस इंसान की जटिल हकीकत से हमेशा जुड़ी रहेगी। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास को ऐसे इंसान को कैसे याद रखना चाहिए जिसके व्यक्तित्व में इतने गहरे विरोधाभास थे। नमस्ते। आज हम भारत की आज़ादी से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस पर बात करेंगे। एक ऐसी बहस जिसमें देश के 3 सबसे बड़े नायक आमने सामने थे। सपना एक ही था, आज़ाद भारत। लेकिन उस आज़ादी का मतलब और वहां तक पहुंचने का रास्ता, इस पर तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी भी देश की आज़ादी असल में जीती कैसे जाती है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव है या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ में है। देखिए, सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी। उनकी सोच की बुनियाद ही अहिंसा और नैतिक शक्ति पर टिकी थी। उनका साफ मानना था कि अगर मंजिल सही है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पाक साफ होना चाहिए। और फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका कहना था, भाई आज़ादी के लिए इंतजार नहीं हो सकता, इसे तो हर कीमत पर और फौरन हासिल करना ही होगा। देरी का मतलब है आज़ादी से साफ इनकार। और इस पूरी बहस में एक बहुत ही जरूरी एक नया मोड़ लेकर आए बाबा साहेब अंबेडकर। उन्होंने सवाल उठाया सामाजिक न्याय का, और ऐसा करके उन्होंने पूरी चर्चा की दिशा ही बदल कर रख दी। अच्छा, तो इस ऐतिहासिक बहस को और गहराई से समझने के लिए हम इन कुछ खास बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले 3 महानायक और एक राष्ट्र, फिर स्वतंत्रता का मार्ग क्या हो, उसके बाद न्याय का अहम प्रश्न, फिर देखेंगे कि कैसा भारत ये लोग चाहते थे, और आखिर में बात करेंगे उस जटिल विरासत की जो हमें मिली। तो लेकिन लक्ष्य तो एक ही था, भारत की आज़ादी। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते और आज़ादी के बाद भारत का जो सपना था, वो इन तीनों महानायकों के लिए एक दूसरे से बहुत बहुत अलग था। तो आखिर आज़ादी हासिल करने की रणनीति को लेकर उनमें असहमति क्या थी? चलिए इसी को समझते हैं। यहाँ पर 2 एकदम अलग रास्ते साफ नजर आते हैं। एक तरफ है गांधी जी और उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जो पूरी तरह से नैतिक बल पर टिका था, और दूसरी तरफ है बोस और उनकी सैन्य रणनीति, जिनका मानना था कि ताकत का इस्तेमाल तो जरूरी है, राजनीतिक आज़ादी सबसे पहले आनी चाहिए। और ठीक इसी मोड़ पर अंबेडकर ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, ये आज़ादी की बात तो ठीक है, लेकिन ये आज़ादी है किसके लिए? अगर समाज में बराबरी ही नहीं है तो ऐसी राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब? और यहीं से असली बहस शुरू होती है कि क्या राजनीतिक आज़ादी पहले जरूरी है या सामाजिक समानता? क्या सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई वजूद भी है? इन दोनों के बीच सबसे बड़ा वैचारिक टकराव पूना पैक्ट के समय देखने को मिला। मुद्दा था दलितों के लिए अलग चुनावी सीटों का, और इस पर दोनों आमने सामने आ गए थे। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरी दार्शनिक लड़ाई थी इस सवाल पर कि सच्ची असली समानता आखिर हासिल कैसे की जाए। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन तीनों नेताओं के सपनों का भारत आखिर था कैसा। अंग्रेजों के जाने के बाद ये कैसा देश बनाना चाहते थे।
ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि सरकार के ढांचे से लेकर अर्थव्यवस्था और समाज की बुनियाद तक इन तीनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये उठता है कि फिर सही कौन था? शायद इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। सच तो ये है कि आधुनिक भारत को बनाने में इन तीनों ही अलग अलग विचारों की अपनी अपनी भूमिका रही है। और जब उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाए गए तो देखिए उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों का कैसे बचाव किया। अंबेडकर का संदेश बिल्कुल साफ था। अगर एकता चाहिए तो पहले न्याय करना होगा, क्योंकि न्याय के बिना जो एकता होती है वो एकता नहीं बल्कि एक और तरह का उत्पीड़न बन जाती है। असल में आखिरकार हुआ ये कि आधुनिक भारत इन तीनों की ही विरासत पर खड़ा हुआ। गांधी ने देश को जगाया, बोस ने उसमें जोश भरा और अंबेडकर ने उसे न्याय का एक मजबूत संवैधानिक ढांचा दिया। तो ये सही और गलत की लड़ाई नहीं थी, ये असल में 3 बहुत जरूरी प्राथमिकताओं की लड़ाई थी: नैतिकता, तात्कालिकता और न्याय। और तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद जरूरी थे। अंत में भारत की कहानी है क्या? वो इसी निरंतर तनाव की कहानी है। इन 3 शक्तियों नैतिकता, तात्कालिकता और न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जो आज भी लगातार जारी है। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना तब था। किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए इन तीनों में से सबसे जरूरी चीज क्या होती है? नैतिकता, तात्कालिकता या फिर न्याय? ये सोचने वाली बात है। महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही दिमाग में शांति और अहिंसा की तस्वीर बनती है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है? ये जो बात है ये तो जैसे गांधी की पहचान ही बन गई और ज्यादातर लोग उन्हें इसी रूप में जानते भी हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही अलग, बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स और विवादों से भरी शख्सियत सामने आती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस संत वाली छवि के पीछे झांकेंगे और उनके जीवन से जुड़े कुछ बड़े विवादों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? पहले तो नस्ल, जाति और पहचान को लेकर उनके क्या विचार थे, फिर स्वतंत्रता की रणनीति, उनका निजी दर्शन और आखिर में हम उनकी जटिल विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नस्ल, जाति और पहचान की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक फैली हुई है। अच्छा, तो ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका में, जब गांधी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। आलोचक ये कहते हैं कि उस दौरान उन्होंने अश्वेत लोगों के लिए काफी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके समर्थक हैं, उनका ये तर्क है कि देखिए वो अपने समय की पैदाइश थे और उनके विचार वक्त के साथ बदले, और बाद में तो उन्होंने हर तरह के नस्लीय भेदभाव को पूरी तरह से नकार दिया। खैर, दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत आए तो यहाँ उनका एक और बड़ा वैचारिक टकराव इंतजार कर रहा था, और ये टकराव था दलितों के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। इस पूरे टकराव के सेंटर में था 1932 का पूना पैक्ट। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए एक अलग चुनावी सिस्टम का प्रस्ताव रखा। जैसे ही ये हुआ, गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनको सबसे बड़ा डर ये था कि इस कदम से हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए बट जाएगा। तो यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग विजन, 2 अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थे अंबेडकर, जिनका मानना था कि दलितों का असली सशक्तिकरण तभी होगा जब उनके हाथ में राजनीतिक शक्ति होगी, और दूसरी तरफ थे गांधी, जो सामाजिक एकता को सबसे ऊपर रख रहे थे। उनका मानना था कि अगर चुनावी व्यवस्था अलग हो गई तो समाज ही टूट जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति से जुड़े विवादों की। और यहाँ एक सवाल है जो आज भी पूछा जाता है: भगत सिंह की फांसी। क्या गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा सकते थे? क्या वो और कुछ कर सकते थे? इस पर भी जैसा कि होता है 2 अलग अलग राय हैं। आलोचक कहते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों पर उतना दबाव डाला ही नहीं जितना वो डाल सकते थे, क्योंकि वो भगत सिंह के क्रांतिकारी रास्ते से सहमत नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं थे, और शायद इस खास मामले में अंग्रेजों पर उनका उतना जोर चला भी नहीं। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। गांधी के साथ उनका जो मतभेद था वो सिर्फ कुर्सी या पावर का नहीं था, ये सोच की लड़ाई थी।
एक तरफ गांधी का अहिंसक रास्ता और दूसरी तरफ बोस का सैन्य संघर्ष का रास्ता। मतलब आज़ादी पाने के दो बिल्कुल जुदा तरीके। और फिर भारतीय इतिहास का वो सबसे दर्दनाक पन्ना पलटता है, देश का बंटवारा, विभाजन की त्रासदी। विभाजन को लेकर गांधी की भूमिका पर आज भी बहुत बहस होती है। आलोचक कहते हैं कि वो इसे रोक नहीं पाए, कि वो फेल हो गए। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए गए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि वो आखिरी पल तक विभाजन के खिलाफ खड़े रहे, और जब हिंसा की आग भड़की तो वही गांधी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आग को बुझाने के लिए अनशन किया था। तो ये तो हुई राजनीति की बातें। अब जरा राजनीति से हटकर उनके निजी जीवन और उनके व्यक्तिगत दर्शन के कुछ विवादास्पद पहलुओं पर नजर डालते हैं। और इसमें शायद सबसे ज्यादा जिस चीज पर बहस होती है वो है उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग। सवाल यह है कि आखिर ये थे क्या? गांधी के मुताबिक ये प्रयोग अपने आत्मनियंत्रण को, अपनी आध्यात्मिक पवित्रता को उसकी आखिरी हद तक टेस्ट करने के लिए थे। लेकिन इन प्रयोगों का तरीका ये था कि वो युवा महिलाओं के साथ सोते थे जिनमें उनकी अपनी ग्रैंडनीज भी शामिल थीं। और इसी वजह से उस समय भी और आज भी लोग इसे नैतिक रूप से बहुत गलत मानते हैं, क्योंकि यहाँ एक पावर इम्बैलेंस था, एक शक्ति का असंतुलन था। महिलाओं को लेकर उनके विचारों में भी एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब पब्लिक लाइफ में वो एक तरह से क्रांतिकारी थे। उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया। लेकिन जब बात निजी विचारों की आती है तो वो काफी, कह सकते हैं, रूढ़िवादी थे। महिलाओं की सेक्सुअलिटी को लेकर उनके विचार बहुत पारंपरिक और सख्त थे। उनकी आर्थिक सोच भी हमेशा से एक बहस का मुद्दा रही है। वो स्वदेशी में विश्वास रखते थे। मतलब वो ऐसा भारत चाहते थे जो अपने गांवों पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, और जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मशीनों की ज्यादा जगह न हो। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सोच एंटी मॉडर्न है, प्रैक्टिकल नहीं है। एक बड़े आधुनिक देश को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। तो इन सारे विवादों को, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को जानने के बाद सवाल उठता है कि हम गांधी की विरासत को आखिर समझे कैसे? तो फिर कौन थे गांधी? क्या वो एक संत थे या एक बहुत ही शातिर राजनेता, या फिर दोनों ही? देखिए, सच तो शायद ये है कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को बदल कर रख दिया। लेकिन साथ ही वो एक इंसान थे जिसमें बहुत सारी कमियां थीं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये बात खुद अपनी आत्मकथा में मानी है, अपनी गलतियों को, अपने विरोधाभासों को खुले तौर पर स्वीकार किया है। उनकी पूरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट की तरह थी जिसमें वो लगातार सीखते और बदलते रहे। तो शायद वो कोई परफेक्ट संत नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही जटिल, बहुत ही मानवीय और हाँ, एक महान इंसान थे। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल छूट जाता है। हम इतिहास के ऐसे महान लोगों को, जिनमें बहुत सी खामियां भी थीं, उन्हें कैसे याद रखें? सिर्फ उनकी अच्छाइयों के लिए या उनकी बुराइयों के साथ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज भी बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी एक संत थे या फिर एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ? आज हम इतिहास की सबसे जटिल पहेलियों में से एक को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए गांधी के उन विरोधाभासों को समझते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो इतने सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इतनी बहसें, आलोचनाएं और जाहिर है उपलब्धियां, इन सब को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और वो बात ये है कि महात्मा गांधी को आप दो एक्सट्रीम्स में बांटकर नहीं समझ सकते। मतलब या तो संत या फिर खलनायक। नहीं, असलियत कहीं बीच में है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इन दो एकदम अलग अलग तस्वीरों को देखते हैं जो गांधी के बारे में अक्सर हमारे सामने रखी जाती हैं। देखिए, पूरी की पूरी जो बहस है ना, वो इन्हीं दो पॉइंट्स के आसपास घूमती है। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें एक बिल्कुल त्रुटिहीन संत मानते हैं, और दूसरी तरफ वो जो उन्हें एक धूर्त, एक चालाक नेता समझते हैं जिनका कोई छिपा हुआ एजेंडा था। लेकिन असलियत, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों से कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, गांधी एक राजनीतिक रणनीतिकार थे, एक नैतिक दार्शनिक भी थे, पर साथ ही वो अपने समय के इंसान भी थे। मतलब उनमें उस दौर की अपनी सीमाएं और विरोधाभास भी मौजूद थे।
तो चलिए सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, उनकी उपलब्धियों को। आखिर ऐसा क्या था कि उन्हें एक ग्लोबल पॉलिटिकल फोर्स, एक वैश्विक राजनीतिक शक्ति माना गया? जरा सोचिए इस बात को, बिना किसी आर्मी के लाखों लाख लोगों को एकजुट कर देना, नागरिक प्रतिरोध को एक ऐसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी बना देना जिसे दुनिया भर में अपनाया गया, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई महाद्वीपों और पीढ़ियों के नेताओं को उन्होंने प्रभावित किया। राजनीति में नैतिकता का कॉन्सेप्ट लाना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तो अब बात करते हैं उन जटिल विरोधाभासों की, उन आलोचनाओं की जिनका सामना गांधी को हमेशा करना पड़ा। और ये बहस के मुद्दे कोई छोटे मोटे नहीं हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में उनके शुरुआती दिनों की नस्लीय टिप्पणियां, या फिर जाति के मुद्दे पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ उनके गहरे मतभेद। दूसरे क्रांतिकारियों के प्रति उनका क्या रवैया था, इस पर भी खूब बहस होती है। और हाँ, उनके कुछ निजी प्रयोग जिन पे आज भी नैतिक सवाल उठते हैं। तो सवाल फिर वही है, इन दोनों तस्वीरों को एक साथ कैसे फिट करें? एक तरफ इतनी बड़ी उपलब्धियां और दूसरी तरफ इतने गहरे सवाल। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। और वो नजरिया ये कहता है कि इतिहास जो है ना, वो हमें कभी भी परफेक्ट यानी त्रुटिहीन व्यक्ति नहीं देता। वो हमें प्रभावशाली मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग देता है। और यही गांधी की कहानी का सार है। उनकी जो लेगेसी है वो इसलिए नहीं टिकी हुई है कि वो आलोचना से परे थे, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए टिकी है क्योंकि उनके आइडियाज ने, उनके तरीकों ने दुनिया भर में औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसकी पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो ठीक है, इस नए फ्रेमवर्क के साथ, मतलब प्रभावशाली लेकिन परफेक्ट नहीं, इस सोच के साथ हम उनकी विरासत को आज कैसे देखें, चलिए इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में चलते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? हम सब आज कहाँ आकर खड़े होते हैं? देखिए, इसका जवाब ना तो उन्हें पूजने में है और ना ही उनसे नफरत करने में। रास्ता है एक ईमानदार कोशिश का कि हम उनके बारे में पढ़ें, हम सवाल करें, और सबसे ज़रूरी, हम उन्हें उनके समय के संदर्भ में, उनके कॉन्टेक्स्ट में रखकर मूल्यांकन करें। और सच तो यही है कि जो भी परिवर्तनकारी व्यक्ति होते हैं, मतलब वो लोग जो इतिहास का रुख मोड़ देते हैं, वो अक्सर ऐसे ही होते हैं, शक्तिशाली, प्रभावशाली, लेकिन साथ ही साथ उनमें कुछ खामियां भी होती हैं, और इसीलिए उन पर बहस कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही उनके प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है। ये जो बहस आज भी चल रही है ना, यही इस बात का प्रूफ है कि वो कितने प्रभावशाली थे। हाँ, और एक बात और याद रखना बहुत जरूरी है, गांधी अकेले नहीं थे। भारत की आज़ादी का लक्ष्य एक था, पर रास्ते कई थे। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, ये सब सम्मानित क्रांतिकारी थे। सबके रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, भारत की आज़ादी। और इसी साझा लक्ष्य को, उन सभी महान आत्माओं की उस एक मंजिल को याद करते हुए, जय हिंद, जय भारत।